जितना दमन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है। एंड आई थिंक इस सरकार को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब वक्त ये नहीं है कि इन आवाज़ों को कुचला जाए। इससे बड़ा ऑपोजिशन जो फांसीवाद को मिला है वो मिला है माइनॉरिटीज़ से, मार्जिन से, जिन लोगों को हम मार्जिनल वॉइसेस बोलते हैं, सबॉल्टर्न वॉइसेस बोलते हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक मार्जिनल मूवमेंट की और ग्रास रूट मूवमेंट की जीत है। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ मोदी सरकार और मुसलमान, क्या स्थिति आप देख पा रही हैं बीते कई सालों में? बीती कई सालों में मैं ये देखे जा रही हूँ कि मुसलमानों के कंधे पे पाँव रख के मोदी जी अपनी सरकार बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। माना जाता है कि लोकतंत्र का स्वस्थ होना या लोकतंत्र की मजबूती इस बात से दर्शाई जाती है, इस बात से मानी जाती है कि देश के अंदर मानव अधिकार कितने मजबूत हैं। मानव अधिकारों का मजबूत होना ज़रूरी है, ना कि सत्ता पक्ष का मजबूत होना। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किस तरीके से उनको दबाया जा रहा है, फिर भय का माहौल बनाया जा रहा है, उसी को लेकर आज चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देश के अंदर राजनीति में किया जा रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो तानाशाही का रवैया अपनाकर हर आवाज़ को खामोश कर रहा है। ऐसे में खास मेहमान मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जिन्होंने खुद ये सारी चीज़ों का अनुभव किया, जो NRC CAA आंदोलन के दौरान चर्चाओं में आई, जिनका चेहरा और नाम चर्चा में बन गया क्योंकि उन पर आरोप लगा कि दिल्ली दंगों को उन्होंने उकसाया, भड़काया। जेल के अंदर आकर रह चुके हैं, यानी कि सफूरा जरगर जी। इनसे समझते हैं कि इनका अनुभव क्या रहा और अब के हालात में वो क्या कुछ देख रहे हैं। सफूरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी सलाखों के पीछे रहकर आई हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई नई सरकार की टेक्निक नहीं है कि जो भी उनके खिलाफ बोले उस पे लाठियाँ बरसा दो, उस पे वाटर कैनन चला दो, यहाँ तक कि अब तो प्रोफाइलिंग करके उन पे गोलियाँ भी चला दी जाती हैं। सो वी अंडरस्टैंड कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि इस तरह का अटैक हम पे क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो बातें बोल रहे हैं वो सरकार को उनसे बहुत खतरा लगता है। सिर्फ एक महज एक ज़ुबान एक छात्र जब चलाता है, सिर्फ एक ज़ुबान, और वो एकजुट होकर एक बात बोलता है और गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, तो सरकार को वो एक सबसे बड़ी थ्रेट महसूस होती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, स्टूडेंट जो है, जब स्टूडेंट एक साथ मिल जाए तो वो चाह कर भी सरकार उसको अनसुना नहीं कर सकती। लेकिन सफूरा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी आवाज़ें बुलंद होती हैं, चाहे वो NRC के दौरान महिलाओं ने मोर्चा खोला था, किसान आंदोलन चला, या फिर छात्र अभी जो बिहार के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का जो रवैया होता है बड़ा ही तख्त होता है, सख्त होता है। ये रवैया कैसा है? सरकार क्या चाहती है? बर्बरता क्यों कर रही है इस तरीके से? सरकार को ये गलत फहमी है कि बर्बरता करने से वो आवाज़ें बंद हो जाएंगी। अगर हम हिस्टोरिकली देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा जुल्म अथॉरिटेरियन लीडर्स और जो फांसीवादी सरकारें हैं उन्होंने किया है डिसेंटर्स के खिलाफ, लेकिन डिस्पाइट दैट, उसके बाद भी जो प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं, जो जस्टिस के लिए हक के लिए लड़ाई करती हैं, उन्होंने दे हैव परसिवियर्ड, वो हमेशा ज़िंदा रही हैं और आगे भी ज़िंदा रहेंगी। चाहे वो हमारी आज़ादी की लड़ाई हो, उसमें भी किस तरह से जलियांवाला बाग रहा, इतने आंदोलन रहे, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। सरकार को लगा कि, ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमारी आवाज़ें दब जाएंगी, पर ऐसा हुआ क्या? एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जितना दमन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है। एंड आई थिंक इस सरकार को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब वक्त ये नहीं है कि इन आवाज़ों को कुचला जाए, बल्कि इन आवाज़ों को सुना जाए, इनके साथ बात की जाए। अगर आप सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें छात्र भी आता है, उसमें किसान भी आता है, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें आदिवासी भी आते हैं। तो अगर आप सच में सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो आप क्यों नहीं इन लोगों से बात करते हैं? जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि सरकार आके उनसे बात करे, बट वो भी अगर बातचीत करने में भी इतनी प्रॉब्लम है तो किस तरह की सरकार है उसके बारे में तो क्या बोला जा सकता है? लोकतंत्र कहा जाता है भारत को, लेकिन उसमें देख रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ खामोश होती जा रही है और एक तानाशाही वाला रवैया ज़्यादा देखने को मिला है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि कोई भी आवाज़ मेरे विरुद्ध में कहीं से भी खड़ी ना हो?
सरकार के चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है। भले ही कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि लोग डर गए हैं, आवाज़ें दब गई हैं, बट हम देखते आ रहे हैं कि भीमा कोरेगांव कितने सारे ऐसे केसेस वो करते जा रहे हैं, बट क्या आवाज़ें सच में दब रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि भीमा कोरेगांव वाली आवाज़ें भी आज जिंदा हैं। हम रहें ना रहें, भीमा कोरेगांव वाले लोग जेल में हैं, दिल्ली राइट्स वाले लोग भी जेल में थे, बट थे और अभी भी कुछ भी हैं, बट क्या वो आवाज़ें मर गई, दब गई? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि ये जो मूवमेंट्स हैं, फार्मर्स मूवमेंट, एंटी CAA मूवमेंट, द भीमा कोरेगांव, जिस चीज़ को वो कमेमोरेट करता है, ये हमारी आज़ादी के बाद से आज तक की सबसे मजबूत लड़ाइयाँ रही हैं, जन आंदोलन रहे हैं, और इस तरह के और जन आंदोलनों की इस देश को ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगी, मैं इस सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मौका दे रहे हैं इस तरह के जन आंदोलन को जीवित रखने का। लेकिन सफूरा जी, माना जाता है कि कोई भी लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे मानव अधिकार की आवाज़ बुलंद रहे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सत्ता पक्ष ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। सत्ता पक्ष मजबूत होता जा रहा है, बट उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ऑपोजिशन भी तो मजबूत होता जा रहा है। भले ही हम जिस इलेक्टोरल ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमने कुछ देखा कि पिछले टाइम से वो कमज़ोर हुआ, अब दोबारा से जो इलेक्टोरल ऑपोजिशन है वो साथ में आके अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा ऑपोजिशन जो फासीवाद को मिला है वो मिला है माइनॉरिटीज़ से, मार्जिन से, जिन लोगों को हम मार्जिनल वॉइसेस बोलते हैं, सबॉल्टर्न वॉइसेस बोलते हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक मार्जिनल मूवमेंट की और ग्रास रूट मूवमेंट की जीत है। इफ़ आई लुक एट इट, इट इज़ अ विन, इट इज़ अ बिग विन, यू नो। आपने कहा कि चिन्हित कर प्रोफाइल टारगेट कर अब लोगों को जेल में भेजा जाता है या यूपीए जैसी बड़ी धारा को लगा दिया जाता है। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, मोदी सरकार और मुसलमान, क्या स्थिति आप देख पा रही हैं बीते कई सालों में? बीती कई सालों में मैं ये देखे जा रही हूँ कि मुसलमानों के कंधे पे पाँव रख के मोदी जी अपनी सरकार बना रहे हैं। अब उसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स डू नॉट मैटर, दिस इज़ द BJP's नैरेटिव, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ना होते तो आज BJP की सरकार ना होती। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, PM मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए। अब वो जो गंदी गंदी बातें कहते हैं और जिस तरह के जुमले वो इस्तेमाल करते हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और हम तो क्या लानते भेजें, पूरी दुनिया लानते भेज रही है। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, आप जेल के अंदर रहकर आए लेकिन फिर भी इतनी बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रही हैं, डर नहीं लग रहा परिवार खतरे में, आपकी जान खतरे में, या फिर से आपको जेल के अंदर ना भेज दिया जाए? ये जान तो अल्लाह की अमानत है, हमारा ये मानना है। जब चाहे तो ले ले, अगर ना चाहे तो कोई भी नहीं ले सकता है। हमसे पहले भी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमारे बाद भी बहुत लोग अपनी जान गंवाएंगे। सरकार से डर नहीं लगता जिस तरीके का रवैया सरकार का है तमाम लोगों के प्रति? हमें सरकार से ज़्यादा हमें जो महरूमियाँ लोगों की हैं अपने आसपास, उससे ज़्यादा डर लगता है, और उस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है कि अपने आसपास देखते हुए भी अगर हम चुप रहे तो हम रात में सो नहीं पाएंगे, और सुबह शीशे में देखेंगे तो अपनी आँखों से आँखें नहीं मिला पाएंगे। हम जहाँ रहें, जेल में रहें, कब्र में रहें, पर सुकून से रहें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविस्ट हैं आप, और एक्टिविस्टों के खिलाफ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। क्या मोदी सरकार एक्टिविस्टों के पीछे पड़ गई, क्योंकि ये भी आरोप आप लोग लगाते हैं? एक्टिविस्टों के पीछे क्या पड़ गई है? जो भी लोग सरकार का क्रिटिसिज्म, हम अगर NEP पे बात करते हैं कि भाई NEP में ये फॉल्ट्स हैं, आइए बैठ के बात कर लेते हैं, उसमें भी दिक्कत है। फार्मर्स कहते हैं कि ये फार्म लॉज में हमें ये नहीं चाहिए, आइए बैठ के बात कर लेते हैं, उसमें भी बैठते हैं। शाहीन बाग में वो औरतें इतने महीनों तक क्यों बैठी रही? उनका मेन डिमांड क्या था? कि सरकार आए, हमसे बात करे। और ये कोई नई बात तो नहीं है ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसका मेन पर्पस क्या है? अ डायलॉग बिटवीन द पीपल एंड द लीडर। इफ यू कैन नॉट even provide that, then what is the point of democracy is my question, right? बातचीत करने से इतना खौफ क्यों है? बात करने से क्यों डरते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, लोगों से बात करने से डरते हैं, क्रिटिसिज्म से डरते हैं। हर चीज़ का खौफ उनका है। जो ये खौफ की बात कर रहे हैं ना, कि खौफ फैलाने की बात कर रहे हैं, वो खौफ फैला के अपने खौफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बिहार के BPSC जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे, लेकिन सरकार का रवैया है कि रात के अंधेरे में वाटर कैनन का इस्तेमाल करवा देती है।
बिल्कुल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर देती है, कुछ कुछ एरिया में तो गोलियां भी चल जाती हैं, लाठीचार्ज भी हो जाता है। जामिया में जिस तरह से आपने 5 साल पहले बर्बरता देखी थी स्टूडेंट्स पे, आज वो पूरा देश देख रहा है। मैं ये कहना, आज जगह जगह देशों में वो चीज़ें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान को लगता है कि अरे भाई ये तो पिछले वर्ग के लोग हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कल आपके साथ भी वो होगा और जो आज हो रहा है। जी, लेकिन बीजेपी सरकार का मिशन और विज़न है विकसित भारत 2047 तक। जी, विकसित भारत बिल्कुल 86 रुपीज़ पहुँच गया है हमारा डॉलर। इस सिचुएशन में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात हुई थी 2024 तक, वो भी नहीं है। अब ये कैसा विकसित भारत है जिसमें इकोनॉमिक्स का ही गठजोड़ नहीं हो पा रहा है, तो बाकी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स या ह्यूमन राइट्स की बातें या हम लोग छात्र यूथ की एम्पावरमेंट की बातें, नौकरियां, बहुत सारी 20 करोड़ नौकरियां आने वाली थी, उस सब को अगर हम देखें तो किस तरह का विकसित भारत की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। हमारे को पुराना वाला भारत दे दो, वही बहुत है। अच्छे दिन नहीं चाहिए आप? नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सफूरा जी हमारे साथ थी, जिनका ये साफ कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो एक्टिविस्ट मानव अधिकारों का हनन कर रही है और पुराने दिन यानी कि पुरानी सरकार का जो रवैया था, जो देश उनके अंडर चल रहा था, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन नई सरकार को बदल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जुल्म की जो दास्तां है वो बढ़ती जा रही है और मानव जो अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर बड़े बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इनके इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल दीजिए जाए, देखते रहिए 4 PM।